बहुत समय पहले की बात है। रामगढ़ नाम के किसी गांव में सभी लोग हंसी खुशी से रहते थे। उसी गांव में घर था जिसमें निधि अपनी माँ ललिता और बहन सृष्टि के साथ रहती थी। निधि का रंग दिखने में काला था, इसीलिए सृष्टि और ललिता हमेशा निधि पर अत्याचार करती रहती थी और उससे सौतेला व्यवहार करती थी। निधि के पिता मनोज कलकत्ता की एक फैक्ट्री के मालिक थे और वो कलकत्ता में ही रहते थे। वहीं निधि की माँ और छोटी बहन सृष्टि बहुत ज्यादा जालिम थी और वो निधि को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और उसके काले रंग के लिए उसे हमेशा ताना मारते रहती थी, जबकि वो उसकी सगी माँ और सगी बहन थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन निधि बाथरूम में कपड़े धो रही थी कि तभी उसकी बहन सृष्टि वहाँ पर आती है और उससे कहती है, दीदी आपने अभी तक मेरे लिए नाश्ता क्यों नहीं बनाया है? मेरा कॉलेज जाने का समय हो गया है और आप यहाँ बैठकर कपड़े धो रही हो। क्या आपको नहीं पता कि मैं हर दिन सुबह कॉलेज जाती हूँ, फिर दोपहर में अपने दोस्तों के साथ क्लब में पार्टी करने जाती हूँ, इसीलिए मैं शाम को लेट घर आती हूँ और आपने मेरे लिए अभी तक नाश्ता भी नहीं बनाया। सृष्टि मेरी प्यारी बहन, मैं अभी बस 2 कपड़े धुलकर फिर तुम्हारे लिए नाश्ता बनाने जा ही रही थी और मैं कैसे भूल सकती हूँ कि मेरी प्यारी छोटी सी गुड़िया बहन हर दिन कॉलेज जाती है। मैं बस नाश्ता तैयार करके तुम्हारे कमरे में ही लाने वाली थी। दीदी अभी मेरे कॉलेज जाने का समय हो गया है और आप यहाँ कपड़ा धोने का बहाना कर रही हो। अगर आप मेरे लिए नाश्ता लेकर आने ही वाली थी तो जरा किचन में चलकर दिखाइए तो, कहाँ आपने मेरे लिए नाश्ता बनाकर रखा हुआ है। सृष्टि निधि पर चिल्ला ही रही होती है कि तभी सृष्टि की आवाज सुनकर निधि की माँ ललिता वहाँ पर आ जाती है और कहती है, क्या हुआ मेरी लाडली बेटी, तू सुबह सुबह इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही है और तू अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई बेटा? क्या आज तुझे कॉलेज नहीं जाना है? मम्मी अगर दीदी का बस चले तो ये मेरी पढ़ाई ही छुड़वा दे, जैसे कि आपने दीदी की छुड़वा दी और ये अनपढ़ रह गई, वैसे मैं भी रह जाऊंगी। दीदी को मैंने कितनी बार बोला है कि सुबह 5 बजे उठकर सबसे पहले मेरे लिए नाश्ता तैयार किया करो, लेकिन फिर भी दीदी ने मेरे लिए नाश्ता तैयार नहीं किया। अरे कलमोही कहीं की, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि सबसे पहले उठकर मेरी बेटी के लिए सुबह सुबह 1 गिलास जूस उसके कमरे में रख दिया कर और उसके बाद सृष्टि के लिए नाश्ता बनाया कर। लेकिन मुझे तो समझ ही नहीं आता कि मैं तुझसे अपना पीछा कैसे छुड़ाऊं। हाँ माँ, दीदी को मैंने भी कई बार कहा है कि सुबह सोकर उठते ही मुझे मेरे बिस्तर पर 1 गिलास जूस दे दिया करे, लेकिन फिर भी दीदी जानबूझकर मुझे जूस नहीं देती है और हमेशा नाश्ता बनाने में देरी कर देती है। हाँ बेटी, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि मैं इस कलमोही का क्या करूँ। मुझे पता नहीं कि सृष्टि के पिताजी ने तुझे घर में क्यों रखा हुआ है। अगर इस घर की मालकिन मैं बन जाऊँ तो मैं तुझे रातों रात ठिकाने लगा दूंगी। इतना कहकर ललिता और सृष्टि निधि को सुनाकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन निधि बेचारी अपनी माँ और बहन को कुछ भी नहीं कहती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। कुछ दिनों बाद ललिता और सृष्टि मॉल में शॉपिंग करने जाती है, जहाँ पर उन्हें शॉपिंग करते करते पूरा दिन निकल जाता है। शाम को दोनों थक हार कर जब घर आती हैं, तो उन्हें निधि कहीं भी दिखाई नहीं देती। फिर दोनों माँ बेटी सृष्टि और ललिता इधर उधर देखती हैं। इसके बाद वो दोनों निधि के कमरे में जाती हैं। तभी वो दोनों देखती हैं कि निधि अपने बेड पर आराम से सो रही है। इसके बाद ललिता गुस्से से चिल्लाने लगती है, ये देख बेटी, इस कलमोही को, ये यहाँ आराम से सो रही है और हम दोनों यहाँ थके हारे दिन भर मॉल में शॉपिंग कर रहे थे और ये घर में रहकर मालकिन की तरह बेड पर सो रही है। निधि अपनी माँ की आवाज सुनकर तुरंत ही उठ जाती है और कहती है, माँ आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, इसीलिए मैं आराम करने के लिए बेड पर लेट गई थी। थकान के कारण कब मेरी आँख लग गई पता ही नहीं चला। वैसे माँ जी, मैंने पूरे घर का काम कर दिया है, मैंने रात का खाना भी बना दिया है,
सृष्टि का कॉलेज का होमवर्क भी कर दिया है और छत पर सूख रहे आपके कपड़े भी अलमारी में रख दिए हैं। अच्छा, तो मेरी प्यारी बेटी कल्लू रानी की तबीयत खराब है। लेकिन बेटी तू चिंता मत कर, मैं तेरी तबीयत अभी ठीक कर देती हूँ, बस 2 मिनट में। इसके बाद तेरे बदन का पूरा दर्द गायब हो जाएगा। इतना कहकर ललिता निधि को डंडे से मारने लगती है और वहीं पास खड़ी सृष्टि निधि को पिटता हुआ देखकर नाच नाच कर बहुत खुश होती है। इसके बाद ललिता और सृष्टि अपने कमरे में चली जाती है। निधि अपनी माँ और सृष्टि के अत्याचारों से तंग आकर घर के बाहर चली जाती है। वो भी रात के अंधेरे में सुनसान सड़क पर चल रही थी। निधि चलते चलते एक जंगल में पहुंच जाती है। तभी वो जंगल के बीच देखती है कि वहाँ एक सुंदर सा परीलोक है और गेट पर 2 परियां खड़ी होकर उस पर पहरा दे रही हैं। निधि चलते चलते उन परियों के पास पहुंच जाती है। तभी उनमें से एक परी निधि से कहती है, हेलो निधि, मुझे पता है तुम बहुत परेशान हो और अपनी माँ और बहन के अत्याचारों से तंग आकर अपना घर छोड़कर यहाँ घूम रही हो और मुझे ये भी पता है कि वो दोनों तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और बहुत परेशान करते हैं, इसीलिए तुम आते जाते यहाँ घूम रही हो। इसके बाद निधि परी को अपनी सारी आग बीती सुनाती है। निधि, तुम रो मत, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है कि तुम एक नेक दिल इंसान हो और मेरे होते हुए कोई नेक दिल लड़की किसी परेशानी में हो, ये मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। इसके बाद परी निधि को अपने जादू से गायब करके परियों की जादुई क्लास में ले जाती है। लेकिन रात होने के कारण पूरी क्लास में कोई भी नहीं होता और वहाँ पर कुछ जादुई चीजें चमक रही थी। तभी वो परी उन सामानों में से वहाँ एक जादुई घास का लहंगा प्रकट कर देती है और वो घास का लहंगा प्रकट होते ही निधि से बोलता है, हेलो निधि, मुझे पता है तुम यहाँ अपना घर छोड़कर आई हो क्योंकि तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और तुम्हें हमेशा परेशान करती हैं। इसीलिए तुम घर छोड़कर यहाँ आ गई हो। परी जी, ये जादुई घास का लहंगा है और ये बोल रहा है, ये कैसे हो सकता है? हाँ निधि, क्योंकि ये एक जादुई घास का लहंगा है और ये तुम्हारी सभी परेशानियों को मिनटों में खत्म कर देगा। हाँ परी जी, क्या आप सच बोल रही हो? मुझे तो ये सभी बातें सुनकर यकीन ही नहीं हो रहा है। क्या सच में ये घास का लहंगा मेरी सहायता करेगा? हाँ निधि, सच में। अगर तुम्हें इस पर यकीन नहीं है तो तुम इस जादुई घास के लहंगे को आजमा कर देख सकती हो। इसके बाद तुम्हें मेरी सारी जादुई शक्तियों पर विश्वास हो जाएगा। नहीं परी जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? एक तो आप मेरी सहायता कर रही हो और ऊपर से मैं आपका विश्वास न करूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे आपकी बातों पर पूरा विश्वास है। अच्छा, तो अब मैं जाती हूँ। रात बहुत हो रही है, इस जंगल में जंगली जानवर घूम रहे होंगे, इसीलिए मैं घर चलती हूँ। इसके बाद निधि घर की तरफ जाने लगती है कि तभी वो घास का लहंगा अपने जादू से निधि को घर पहुंचा देता है। अपने आप को घर में देखकर निधि हैरान रह जाती है और अब उसे अपने जादुई घास के लहंगे की शक्तियों पर विश्वास हो जाता है। उसके बाद निधि अपने कमरे में जाकर उस घास के लहंगे को वहीं रखकर सो जाती है। अगली सुबह निधि और सबके उठने से पहले जादुई घास का लहंगा सबके लिए नाश्ता बनाकर तैयार कर देता है। उसके बाद जादुई घास का लहंगा निधि को दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बना देता है। अपने अंदर बदलाव महसूस करके निधि तुरंत ही उठ जाती है। वो जब किचन में जाकर देखती है तो किचन में सबके लिए नाश्ता बनाकर तैयार रखा था। ये देखकर निधि बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद वो खुशी खुशी अपने कमरे की ओर जा रही थी कि तभी सृष्टि और ललिता निधि को इतना खुश और खूबसूरत देखकर सोच में पड़ जाती है। निधि अपने कमरे में जाकर अपने आप को शीशे में देखती है तो वो अपने गोरे रंग के कारण बहुत खुश हो जाती है।
इधर सृष्टि और ललिता निधि के कमरे की ओर जाती हैं। तभी वो देखती हैं कि निधि उस जादुई घास के लहंगे से बातें कर रही है। तभी सृष्टि निधि को एक थप्पड़ मारती है। ये देखकर जादुई घास के लहंगे को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो सृष्टि और ललिता को बिजली के झटके देने लगता है। इसके बहुत देर बाद जादुई घास का लहंगा उन दोनों को छोड़ देता है। फिर सृष्टि और ललिता को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो दोनों निधि से माफी मांगने लगती हैं। लेकिन निधि अपनी माँ और छोटी बहन को माफ कर देती है। उसके बाद से सभी लोग हंसी खुशी से रहने लगते हैं। उस दिन से निधि को जब कभी भी किसी चीज की कमी होती है तो वो उस जादुई घास के लहंगे से मांग लिया करती थी और उसके बाद से सभी लोग एक साथ मिलजुल कर रहने लगते हैं। कुछ समय पहले की बात है। किसी गांव में 17 साल की अनन्या अपनी माँ के साथ रहती थी। बहुत समय पहले अनन्या के पिता कुछ बड़ा करने की सोच लेकर शहर गए थे। शहर जाने की 1 महीने बाद से ही उनकी खबर आना बंद हो गई। तब से अनन्या अपनी माँ के साथ ही रहती थी। वो लोग बहुत गरीब थे। अनन्या की माँ सुनीता लोगों के बहुत सुंदर सुंदर कपड़े सिलती थी, लेकिन सुनीता की इस कला की कीमत बहुत कम थी। इस काम से उन्हें बहुत कम पैसे मिलते थे, जिससे अनन्या और उसकी माँ केवल अपना ही पेट भर पाती थी। माँ, सभी बच्चों की तरह मुझे भी ट्यूशन जाना है। प्रियंका और सीमा भी ट्यूशन जाती है ना, मुझे भी जाना है। लेकिन बेटी, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तेरी ट्यूशन की फीस भर सकूं। जितना पैसा आता है वो खाने पीने में ही खत्म हो जाता है। अगर मैंने थोड़ा सा भी पैसा इधर उधर खर्च किया तो हम ठीक से खा भी नहीं पाएंगे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं माँ। सुनीता चाहकर भी अनन्या के भविष्य के लिए धन इकट्ठा नहीं कर पा रही थी। वो हमेशा अनन्या के भविष्य के लिए 2 पैसे बचाने के बारे में सोचती रहती थी और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन कुछ सिपाही डंका बजाते हुए एक जरूरी सूचना दे रहे थे। सुनो सुनो सुनो, 1 हफ्ते बाद प्रिय राजकुमार 18 साल के होने वाले हैं। जिस खुशी में महाराज ने सभी गांव वालों को जश्न में आमंत्रित किया है। ठीक 8 बजे सभी को जश्न में शामिल होना है। ये सुनते ही सभी गांव वाले आपस में बातचीत करने लग जाते हैं। मेरी माँ मेरे लिए नया कोट पैंट लेकर आई है, मैं तो वही पहन कर आऊँगा। और तुम क्या पहनोगी रजनी? मैं तो बहुत ही सुंदर सी ड्रेस पहनूंगी, लेकिन मैं तो ये देखना चाहती हूँ कि रोजाना जो फटे हुए कपड़ों को सिल कर पहनती है वो क्या पहनेगी। रजनी, क्या तुम अनन्या की बात कर रही हो? हाँ, वही तो है हमारी राजकुमारी जो रोजाना अतरंगी ड्रेसेस पहनती है। तुम सब चुप रहो, मैं भी अपनी माँ का बनाया हुआ बहुत ही सुंदर सा लहंगा पहनूंगी। और रियली, क्या सच में? हम भी तो जरा देखें तुम्हारी माँ का बनाया हुआ लहंगा। इसके बाद अनन्या अपने घर वापस चली जाती है। तभी वो देखती है कि उसकी माँ कहीं बाहर जाने की तैयारी कर रही है। माँ, क्या आप कहीं बाहर जा रही हो? हाँ बेटी, टोनी जादूगर ने मुझे अपनी बिल्ली के कपड़े सिलने के लिए बुलाया है, तो बस मैं वही जा रही हूँ। नहीं माँ, आप वहाँ पर मत जाओ, वो बहुत बुरे जादूगर हैं। टोनी जादूगर बहुत अच्छे हैं बेटी। गांव वाले बस अफवाह फैलाते हैं कि वो जादूगर बहुत बुरे हैं। वो भी तो हमारी तरह है ना, बल्कि हमसे भी कई ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि उन्हें जादू आता है। लेकिन तुम इतनी दुखी क्यों लग रही हो बेटी? क्या हुआ, कोई बात है क्या? माँ, क्या आप मेरे लिए एक नया लहंगा ला दोगी? क्योंकि 1 हफ्ते बाद राजमहल में जश्न है और मेरे पास अच्छे कपड़े बिल्कुल भी नहीं हैं। सभी बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं। माँ, अपनी बेटी को यूँ उदास देखकर सुनीता उसका मन रखने के लिए कहती है, हाँ बेटी, मैं ला दूंगी। अब मैं जाऊँ? जाने में देरी हो रही है।
अनन्या ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसके पास सुनीता टोनी जादूगर के घर पर चली जाती है। वहाँ जाकर वो जादूगर की बिल्ली का नाप लेने लगती है और उसके नाप का पता लगाकर वो उसे डायरी में लिख लेती है। ठीक है जादूगर जी, मैंने तुम्हारी बिल्ली का नाप ले लिया है। अब मैं चलती हूँ। सुनीता बहन, कहाँ जा रही हो? थोड़ी देर और रुक जाओ, क्योंकि मेरे डर से गांव वाले मेरे आसपास भी नहीं भटकते और तुम केवल मेरी बिल्ली का ख्याल करते हुए मेरे घर पर आ गई। कोई बात नहीं जादूगर जी। तुम कुछ परेशान लग रही हो, क्या हुआ? बताओ मुझे। मेरी बेटी को एक लहंगा चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे पास इतने पैसे ही नहीं हैं कि मैं उसे नया और शानदार लहंगा दिलवा सकूं। टोनी जादूगर ये सुनने के कुछ देर बाद कहता है, बस इतनी सी बात, अभी हल कर देता हूँ तुम्हारी परेशानी को, चलो मेरे साथ। ये कहकर टोनी जादूगर सुनीता को अपने बगीचे में लेकर जाता है और उससे कहता है, अगर तुम मेरी बिल्ली के लिए नई ड्रेस बना सकती हो, तो क्या मैं बदले में तुम्हारी बेटी को एक सुंदर सा लहंगा नहीं दे सकता? तुम उसकी माँ हो, तो उसके लिए जादुई लहंगा तुम अपने हाथों से ही बनाओ। लेकिन मैं ये कैसे कर सकती हूँ? आप कहना क्या चाहते हैं? मेरे इस जादुई बगीचे से तुम जितने चाहो उतने गुलाब के फूल तोड़ सकती हो और इन गुलाब के फूलों से तुम अपनी बेटी के लिए एक बहुत सुंदर सा लहंगा बनाना। मेरे बगीचे के गुलाब के फूल से जो भी लहंगा बनेगा वो जादुई होगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया टोनी जादूगर। इसके बाद सुनीता टोनी जादूगर के जादुई बगीचे से ढेर सारे सुंदर सुंदर लाल गुलाब इकट्ठे कर लेती है और अपने घर जाकर अपनी बेटी के लिए उन गुलाबों से सुंदर सा लहंगा बनाने लगती है। और लहंगा बनाने के बाद वो अपनी बेटी को लहंगा देते हुए कहती है, बेटी ये लो, ये तुम्हारे अरमानों जितना सुंदर तो नहीं है, लेकिन मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है कि मैं अपनी बेटी को परी की तरह सुंदर सा लहंगा बनाकर दे सकूं। वो गुलाब का लहंगा देखकर अनन्या बहुत खुश हो जाती है और खुशी के मारे वो उछलने लगती है। वाह, ये गुलाब का लहंगा तो मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा सुंदर है। माँ, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू माँ। अपनी बेटी की खुशी देखकर सुनीता भी बहुत खुश हो जाती है। कुछ दिनों बाद अनन्या अपनी माँ का बनाया हुआ जादुई गुलाब का लहंगा पहनकर राजकुमार के जन्मदिन के जश्न में जाती है। सभी लोग तो उसे देखते ही रह जाते हैं। उसे देखकर उसके दोस्त कहते हैं, वाह अनन्या, तुम्हारा गुलाब का लहंगा तो बहुत सुंदर लग रहा है। तुम इस जश्न में सबसे अलग लग रही हो। हाँ, मैंने तुम सबसे कहा था ना कि मैं अपनी माँ का बनाया हुआ लहंगा पहन कर आऊंगी। ये मेरी माँ ने मेरे लिए बनाया है। कितना सुंदर है ना ये। तभी महल में हड़कंप मच जाता है और सभी लोग चिल्लाने लगते हैं, अरे जल्दी चलो, राजकुमार के कमरे में आग लग गई है, भागो यहाँ से। ये सुनते ही सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। तभी अनन्या सोचती है, आज तो राजकुमार का जन्मदिन है और आज के दिन ही राजकुमार बुरी आग में फंस गए हैं। सिपाहियों को राजकुमार तक पहुंचने में कहीं देर न हो जाए। काश मैं राजकुमार को आग के बीच से बचाकर ला पाती। इतना कहते ही अनन्या के कदम अपने आप ही राजकुमार के कमरे की ओर बढ़ने लगते हैं। अनन्या खुद को चाहकर भी नहीं रोक पा रही थी और वो आग के बीच में से राजकुमार को सही सलामत बचाकर ले आती है। अनन्या को खुद पर भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसने ये सब कैसे किया। इस बीच अनन्या और राजकुमार को आग की चिंगारी भी नहीं छूकर गई। ये सब अनन्या की माँ भी देख रही थी। वो समझ चुकी थी कि जादुई गुलाब के लहंगे ने अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया है। इतनी बहादुरी से अनन्या ने राजकुमार को बचाया। ये देखकर महारानी बहुत खुश हुई।
इतनी साहसी लड़की को हमारे राजमहल की राजकुमारी का दर्जा मिलना चाहिए। आज तुमने हमारे राजवंश के चिराग को बुझने नहीं दिया। हम आज ही ये सबके सामने ऐलान करते हैं, जब अनन्या और राजकुमार विवाह योग्य हो जाएंगे तब इन दोनों का विवाह हो जाएगा। तब तक अनन्या और उसकी माँ हमारे राजमहल में ही रहेंगी। शुक्रिया महारानी जी, आपने हमें इतना सम्मान दिया। ये तुम्हारा हक है अनन्या, तुम बहुत साहसी और निडर हो। हमारे महल को ऐसी ही रानी की जरूरत है। ये सब देखकर अनन्या की माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसकी माँ ने कभी भी राजमहल की जिंदगी सपने में भी नहीं सोची थी। दोनों माँ बेटी राजमहल में ही बहुत खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती हैं। कुछ समय बीत जाने के बाद जब राजकुमार और अनन्या विवाह योग्य हो जाते हैं तो दोनों की शादी करवा दी जाती है। इस तरह जादुई गुलाब के लहंगे की वजह से अनन्या और उसकी माँ की जिंदगी बहुत ही खुशहाल हो जाती है और अनन्या राजकुमारी बनकर हंसी खुशी राजकुमार के साथ महल में रहने लगती है। सालों पुरानी बात है, जोधपुर नाम के एक राज्य में राजकुमारी तानिया रहा करती थी। राजकुमारी तानिया के जीवन का एक बड़ा दुख ये था कि उसकी माँ पागल थी, इसीलिए उसे महल के तहखाने में रखा जाता था। राजकुमारी तानिया हर रोज अपनी माँ के लिए खाना लेकर वहाँ जाती थी और थोड़ा समय उनके साथ बिताया करती थी। फिर एक दिन राजकुमारी तानिया वहाँ के सबसे बड़े मॉल में शॉपिंग कर रही थी। उसी समय पड़ोसी देश का राजकुमार वहाँ घूमने आया था। उस राजकुमार की नजर जैसे ही तानिया पर जाती है तो राजकुमारी तानिया की खूबसूरती पर राजकुमार मोहित हो जाता है। फिर अपने महल पहुँचने के बाद राजकुमार अपनी माँ को राजकुमारी तानिया के बारे में सब कुछ बता देता है। ये सब सुनकर रानी भी बहुत खुश हो जाती है। ठीक है बेटा, हम कल ही राजकुमारी तानिया के पिता से तुम्हारी शादी की बात करेंगे। फिर अगले दिन राजकुमार अपनी माँ के साथ राजकुमारी तानिया के महल में आ जाता है। मेरे बेटे को आपकी बेटी तानिया बहुत पसंद है, वो उसी से शादी करना चाहता है। आपका बेटा बहुत ही हैंडसम और नौजवान है, साथ ही मैंने इसकी बहुत तारीफ सुनी है। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। ये सुनकर राजकुमार और रानी बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी तानिया की सौतेली माँ काजोल और उसकी सौतेली बहन पिंकी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। माँ, मैंने सुना है उनका राज्य हमारे राज्य से बहुत बड़ा है और संपन्न है। काश इस राजकुमार से मेरी शादी हो पाती। मेरी प्यारी बेटी, मेरे रहते हुए तेरी कोई ख्वाहिश अधूरी रह जाए, ये कभी हो ही नहीं सकता। जिस तरह मैंने सालों पहले तानिया की माँ को पागल बनाकर उसे तहखाने में बंद करवा दिया था, उसी तरह मैं तानिया को भी पागल बनाकर इस राजकुमार से तेरी शादी करवा दूंगी। काजोल उसी वक्त अपने भरोसेमंद जादूगर लियो को बुलाकर उसे अपनी चाल के बारे में सब कुछ बता देती है। फिर अगले दिन तानिया अपनी सहेलियों के साथ गार्डन में मजे कर रही थी और प्यारी प्यारी चिड़ियों से बातें कर रही थी कि तभी अचानक एक काली चिड़िया उड़ती हुई वहाँ पर आ जाती है और वो चिड़िया फौरन से राजकुमारी तानिया के सर पर अपनी चोंच मारने लगती है। अरे बाप रे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अचानक से ये काली चिड़िया कहाँ से आ गई और ये मुझे चोंच क्यों मार रही है? फिर अगले ही पल वो चिड़िया उड़ते हुए वापस जादूगर लियो के पास पहुंच जाती है, लेकिन इससे राजकुमारी तानिया को अभी कुछ भी नहीं होता है, बस उसके सर में थोड़ा दर्द होने लगता है। फिर एक हफ्ते बाद राजकुमार और राजकुमारी तानिया की सगाई का दिन आ जाता है, लेकिन सगाई के वक्त तानिया को पागलपन के दौरे पड़ने लगते हैं और वो एक मोटा सा डंडा लाकर उससे अपनी होने वाली सास को मारना शुरू कर देती है।
ये सब क्या है? ये राजकुमारी पागल हो गई है क्या? ये तो अपनी होने वाली सास को ही मार रही है। तभी काजोल जोर जोर से रोते हुए सबसे कहती है, अरे नहीं, मुझे जिसका डर था वही हो गया। तानिया की माँ पागल है, इसीलिए उसके पागलपन का असर तानिया पर भी पड़ना शुरू हो गया है। हाँ माँ, मुझे तो लग रहा था तानिया एक सामान्य राजकुमारी है, लेकिन इसे तो पागलपन के दौरे पड़ते हैं। अच्छा हुआ शादी के पहले इसकी सच्चाई सामने आ गई। अब मैं अपने बेटे की शादी इससे कभी नहीं करूँगी। अगर आप बुरा न माने तो मेरी बेटी से आप अपने बेटे की शादी करवा दीजिए। मेरी बेटी बहुत ही लायक है। हाँ, मैं ऐसा ही करूँगी, लेकिन सबसे पहले इस पागल राजकुमारी को कहीं बंद करो। उसके बाद काजोल के कहने पर सिपाही राजकुमारी तानिया को पकड़कर उसे उसकी माँ के पास तहखाने में बंद कर देते हैं। उधर पिंकी और राजकुमार की सगाई हो जाती है, लेकिन राजकुमार मन ही मन इस सगाई से बहुत दुखी था। फिर एक दिन वो बुरा जादूगर लियो एक खतरनाक नदी में रहने वाली आदमखोर मछलियों को पकड़ने के लिए जाता है, ताकि वो अपनी काली जादुई शक्तियों को और ज्यादा बढ़ा सके। लेकिन तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो उस नदी में जाकर गिर जाता है। वो आदमखोर मछलियाँ उसे संभलने का बिल्कुल भी मौका नहीं देती और उसके शरीर को नोच नोच कर खा जाती है। फिर उस दुष्ट जादूगर के मरते ही उसकी गुलाम काली चिड़िया एक सफेद चिड़िया के रूप में बदल जाती है। अरे, लगता है वो दुष्ट जादूगर लियो मर गया, इसीलिए मैं अपने असली रूप में वापस आ गई हूँ। फिर वो चिड़िया उड़ते हुए महल के तहखाने में पहुँच जाती है। उसके बाद वो राजकुमारी तानिया और उसकी माँ के सर पर अपनी चोंच मारकर उनके पागलपन को पूरी तरह से दूर कर देती है। उसके बाद चिड़िया उन दोनों के साथ महल जाकर राजा को काजोल और पिंकी की हरकत के बारे में सब कुछ बता देती है। सच्चाई जानकर राजा बहुत क्रोधित होता है और इसी वक्त उन दोनों माँ बेटी को हमेशा के लिए अपने राज्य से बाहर भगा देता है। दूसरी तरफ राजकुमार और उसकी माँ को जब असलियत पता चलती है तो वो दोनों राजकुमारी तानिया से माफी मांगते हैं। फिर कुछ ही दिनों में राजकुमारी तानिया और राजकुमार की बड़े ही धूमधाम से शादी हो जाती है और राजकुमारी तानिया राजकुमार के साथ हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है।